नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश। हरियाणा में तो चुनावी परिणाम की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे देश में धारा 370 को हटाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली भाजपा भी इस मुद्दे पर बात करने से बच रही है। वह हरियाणा के चुनाव की तीसरे टर्म की तो तारीफ करती है, लेकिन ये बताती नहीं है कि उसे हरियाणा में कांग्रेस से 1% भी वोट अधिक नहीं मिला, यानी कि दोनों के वोट 39% के करीब है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ 0.9% ज़्यादा। ये स्थिति तब बनी जबकि 90 की हरियाणा विधानसभा सीटों में करीब 30 उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने फाइनेंस किया। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा, तीनों निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। एक दुनिया की सबसे अमीर महिला जो कि हिसार की सांसद नवीन जिंदल की मां है, और 2 लोग जो कि पहले विभिन्न दलों से वोट मांग रही थी, ना मिलने पर वो चुनाव जीते और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी जीत जितनी सराहना की जाए उनके मैनेजमेंट की उतनी काफ़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार हारी हुई बाजी को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदला, उससे न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि अन्य दलों को भी सीख लेना चाहिए। खैर, मेरा आज का ब्लॉग जम्मू कश्मीर पर केंद्रित है, जहां की भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाने के बावजूद केवल 29% विधानसभा सीटों पर ही सफलता अर्जित कर पाई। घाटी में उसे घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला और न ही कोई वो ऐसी स्थिति पैदा कर पाए जिससे कि एनसीपी को अपनी सरकार बनाने में कोई दिक्कत है। निश्चित तौर पर अयोध्या की हार के बाद जम्मू कश्मीर की हार भाजपा के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली, क्योंकि जब से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के गठन तक मात्र 2 ही उद्देश्य जिस पार्टी के रहे हों, एक तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवान राम का, रामलला का मंदिर बनवाना, और दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना। लेकिन इन दोनों मुद्दों को, जिसका कि दम भारतीय जनता पार्टी भरती है कि उसने ही इन दोनों मुद्दों को पूरा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आखिर वहाँ की जनता ने उन्हें सफलता नहीं दी। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से, न सिर्फ अयोध्या से बल्कि जहाँ जहाँ भी भगवान राम रहे, चित्रकूट हो या और कोई जगह है, सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की
हार हुई। इधर वो भारतीय जनता पार्टी जो सनातन और भगवान राम पर ही राजनीति करती रहती है, और या फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद भी जम्मू रीजन में, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा आधार है, वहाँ तमाम तीन तिकड़म करने और वहाँ सीटें बढ़ाने के बावजूद भी घाटी की सीटें कम हुई। वहाँ 43 सीटें और 47 सीटें जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच के की कि वहाँ वो निर्दलियों और अन्य उम्मीदवारों के बल पर मुस्लिम वोटों को विभाजित कर देंगे और दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जम्मू रीजन में जीत कर अपनी सरकार बना लेंगे। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिन्हें कि लास्ट में बिल्कुल टिकट मिला था, वो भी अपना चुनाव हार गए, जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी आशाएं बुटकटवा उम्मीदवारों पर और जम्मू रीजन से लगी थी। हालांकि घाटी में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जम्मू रीजन में उन्होंने अच्छा खासा मत हासिल किया और 29 सीटों पर सफलता पाई। निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर की सरकार बनने जा रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही बहुमत के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 के कुछ प्रावधानों को, जिसका कि वो ख़त्म करने का दम भरती है। अभी धारा 370 पूरी तौर पर ख़त्म नहीं, लेकिन जो 2-1 प्रावधान थे जिसमें कि बाहरी व्यक्ति को वहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, 2-1 प्रावधानों में परिवर्तन करके ही उन्होंने निश्चित तौर पर इसका बैंड बजाया था कि उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी है। खैर, उसके बावजूद भी जिस ढंग से वो घाटी के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं विचार करना चाहिए। लेकिन जो हरियाणा से उन्हें संजीवनी मिली है, तो वो हरियाणा की बात को ऊपर कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें थीं और वहाँ एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जम्मू कश्मीर में अलग थलग पड़ गई। उसे केवल जम्मू रीजन में ही मत एवं समर्थन मिला है। जिन लोगों को उन्होंने योजना के तहत घाटी में खड़ा किया था, हालांकि उसमें से कुछ लोग विधायक बने हैं, लेकिन धारा 370 की बहाली को लेकर या हटाने के वालों के पक्ष में वो खड़ा नहीं दिखना चाहते, क्योंकि अधिकांश लोग मुस्लिम संप्रदाय से। खैर, आज के ब्लॉग में मैंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर में उनकी हार भी अति महत्वपूर्ण है कि आखिर जनसंघ के एजेंडे को पूरा करने, आरएसएस को एजेंडे को पूरा करने के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया है, तो इस हार को भी उन्हें
स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे बांडर हैं जो कि गंजे आदमी को कंघा बेच सकते हैं। वही सब करने का प्रयास आज मौजूदा राजनीति में हो रहा है और ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने खासकर कांग्रेस पर बढ़त हासिल की है। कांग्रेस की जिस राजनीति ने लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा था, वो संभवतः अभी भी भारतीय जनता पार्टी उससे परेशान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनावी जीत के बावजूद भी वो लगातार कांग्रेस पर ही बार प्रतवार कर रहे हैं और उसे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश विरोधी काम करती है और यहाँ तक कि लोगों को जातियों बांटती है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार देश के एक बहुसंख्यक या यूँ कहिए बड़े धार्मिक समुदाय को किस प्रकार से टारगेट किया था और झूठी बातें बोली थी। हालांकि इस झूठ का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हरियाणा के चुनाव से जो उन्हें संजीवनी मिली है, संभवतः उसका उपयोग वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में निश्चित तौर पर करना चाहेंगे। और अभी हिंदू मुस्लिम का दौर और तीखा होगा, जैसा कि आपने हरियाणा के चुनाव में देखा था। और इसके जीतने के बाद अब महाराष्ट्र में आप प्रधानमंत्री के मुंह से वैसे शब्द सुन रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।